क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया में केवल 7 ही देश हैं जिनकी नेवीज के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उन देशों में अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, यूके, इटली और रशिया आते हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर कैरियर्स या एम्फीबियस शिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी इन 7 देशों में से केवल 2 ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अमेरिका और फ्रांस, जिसमें से अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जबकि फ्रांस के पास 1 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि मान लीजिए युद्ध के समय समुद्र में अगर दुश्मन किसी तरह से एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्सप्लोड करने में कामयाब हो जाए तो क्या वो एक्सप्लोजन किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होगा या नहीं? या अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर मान लीजिए दुश्मन युद्ध के समय एयरक्राफ्ट कैरियर के न्यूक्लियर रिएक्टर को ब्रीच करने में कामयाब हो जाए तो क्या उससे किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह तबाही मचेगी या नहीं? तो अगर आपको भी इस तरह के प्रश्न का उत्तर चाहिए तो ये वीडियो खास आपके लिए है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो अगर बिना ज़्यादा टेक्निकल हुए सीधे तौर पर कहा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस हुआ जो कि न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, फिर उस हीट की मदद से स्टीम प्रोड्यूस होती है यानी कि भाप, और फिर उस भाप को स्टीम टरबाइन जैसी मशीन्स की मदद से मैकेनिकल वर्क जैसे कि आउटपुट शाफ्ट को रोटेट करना या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर्स को स्पिन करना, तो इस तरह के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और सीधे सीधे तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुछ और नहीं बल्कि एक कमाल के हीट सोर्स होते हैं। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं तो उनमें जिस तरह का रिएक्टर इस्तेमाल होता है और मरीन प्रोपल्शन यानी कि किसी शिप या सबमरीन को पावर देने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, तो इन दोनों के ही काम करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम होता है। लेकिन फिर भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि नेवी वेसल्स को पावर देने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लैंड बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर से अलग बनाते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर ही फोकस करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स में आमतौर पर PWR यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब थोड़ा सा आसान शब्दों में एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वर्किंग को भी समझ लेते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं तो उनके प्रोपल्शन सिस्टम में मेनली 9 तरह के कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला मेन कंपोनेंट होता है रिएक्टर कोर, जिसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल कह सकते हैं। और इसके अंदर फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर होता है। फ्यूल रॉड्स जिन्हें न्यूक्लियर फ्यूल भी कहा जाता है, और इस फ्यूल रॉड में आमतौर पर लो इनरिच्ड यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। और इन्हीं फ्यूल रॉड्स पर फिशन रिएक्शन शुरू होती है जिससे हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा रिएक्टर कोर के अंदर कंट्रोल रॉड्स होती हैं जो कि आमतौर पर बोरोन या फिर कैडमियम की बनी होती हैं। और रिएक्टर कोर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो किस रेट से होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्हीं रॉड्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप इन रॉड्स को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे तो उससे रिएक्शन प्रोसेस स्लो होगी, अगर बाहर की तरफ निकालेंगे तो उससे रिएक्शन प्रोसेस तेज हो जाएगी। और इस तरह से इस पूरी न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा रिएक्टर कोर में एक मॉडरेटर होता है, और मॉडरेटर के तौर पर इसमें आमतौर पर पानी का इस्तेमाल होता है जिसका पूरा काम होता है चेन रिएक्शन को सस्टेन रखना। फिर रिएक्टर कोर के बाद दूसरा मेन कंपोनेंट होता है कूलेंट सिस्टम। और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के तौर पर अधिकतर केसेस में हाईली प्रेशराइज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यही प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कोर में सर्कुलेट होता है और उसके अंदर फिशन रिएक्शन से जो हीट जनरेट हुई होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। और फिर ये कूलेंट जो कि पानी है वो अपने साथ इस हीट को सेकेंडरी लूप में हीट एक्सचेंजर के थ्रू ट्रांसफर कर देता है। फिर इसके बाद तीसरा मेन कंपोनेंट होता है स्टीम जनरेटर, जिसका काम होता है हीट को स्टीम यानी कि भाप में बदलना। और वही भाप शिप्स के टरबाइंस को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद चौथा मेन कंपोनेंट होता है टरबाइंस, जिसमें मेन टरबाइंस और इलेक्ट्रिकल टरबाइंस आती हैं। जो मेन टरबाइन होती है वो कनेक्ट होती है शिप के प्रोपेलर से और जिसका काम होता है प्रोपल्शन के लिए मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करना। और वहीं इलेक्ट्रिकल टरबाइंस का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना ताकि शिप्स के जो बाकी के सिस्टम्स हैं जैसे कि रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, वेपनरी, तो वो सभी चल सकें। और फिर स्टीम जनरेटर जो हीट को भाप में बदलता है, तो वही भाप मेन टरबाइंस और इलेक्ट्रिकल टरबाइंस में जाती है। फिर इसके बाद पांचवा मेन कंपोनेंट होता है कंडेंसर। और फिर कंडेंसर का काम होता है टरबाइन से पास हुई भाप को ठंडा करना और फिर उसे वापस से पानी में कंडेंस करना, जिसमें कंडेंसर हीट को सी वाटर में ट्रांसफर करता है, भाप को ठंडा करता है और उसे रिसाइकिल करके वापस से सिस्टम में भेज देता है रीयूज़ के लिए। और इस तरह से साइकिल चलते रहती है। फिर इसके बाद छठा मेन कंपोनेंट होता है कंट्रोल सिस्टम, और इसमें भी 2 तरह के कंपोनेंट आते हैं, रिएक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म और ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम। जो रिएक्टर कंट्रोल मैकेनिज्म हुआ तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स और कुछ मैनुअल कंट्रोल्स रहते हैं जिनकी मदद से कंट्रोल रॉड्स की जो पोजीशन है उसको एडजस्ट किया जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से रिएक्टर्स की परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है
और जो उसका पूरा ओवरऑल ऑपरेशन है उसको मैनेज किया जाता है। यानी कि रिएक्शन को फास्ट करना है, स्लो करना है, वो सब इसी कंट्रोल सिस्टम से होता है। और वहीं से कंट्रोल सिस्टम में जो ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम होता है, तो वो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, जिसका काम होता है अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो इस केस में ऑटोमेटिकली सारी कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर कोर के अंदर इंसर्ट कर देना, जिससे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन तेजी से शट डाउन हो जाए। और टेक्निकल वर्ड्स में इस प्रोसेस को स्क्रैम कहते हैं। इसके बाद 7वां मेन कंपोनेंट होता है शील्ड। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं तो वो आमतौर पर लेड या स्टील या कंक्रीट से बने हुए रेडिएशन शील्ड की एक मोटी लेयर से ढके होते हैं, ताकि शिप का क्रू और आसपास का एनवायरनमेंट हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा रहे। इसके बाद 8वां मेन कंपोनेंट है प्रेशर वेसल, जो कि एक बहुत ही मजबूत सा हाई प्रेशर कंटेनर हुआ, जिसके अंदर रिएक्टर कोर और प्राइमरी कूलेंट, जो कि आमतौर पर पानी होता है, तो वो उसके अंदर रहता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होने वाले हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर को झेल सके। और इसके बाद 9वां मेन कंपोनेंट है पंप सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम। जो पंप सिस्टम है उसमें एक होता है कूलेंट पंप, एक होता है स्टीम साइकिल पंप। कूलेंट पंप का काम होता है रिएक्टर कोर से हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो कूलेंट है उसको प्राइमरी लूप में सर्कुलेट करवाना, और स्टीम साइकिल पंप का काम होता है इस बात को सुनिश्चित करना कि जो भाप बनी है वो सभी टरबाइंस तक प्रॉपर्ली डिलीवर हो जाए। बाकी सेफ्टी सिस्टम्स के तौर पर इसमें इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम होता है, जिसका काम होता है अगर किसी केस में कूलेंट लीक हो जाए या फिर किसी सिस्टम के फेल होने की वजह से ओवरहीटिंग या फिर न्यूक्लियर मेल्ट डाउन जैसे इश्यूज क्रिएट होने लगे, तो ऐसी स्थिति में एक बैकअप कूलिंग प्रोवाइड करना। और इसके सेफ्टी सिस्टम में कंटेनमेंट स्ट्रक्चर भी आता है, यानी कि एक ऐसा फिजिकल बैरियर जो कि एनवायरनमेंट में हार्मफुल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रिलीज होने से रोकता है। बाकी इसमें सेंसर्स, गेजेस, अलार्म्स, इंडिकेटर्स, ये सभी रहते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। बाकी अगर इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये कुछ ऐसे होगा कि जैसे कि आपके पेट्रोल इंजन्स में फ्यूल के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, तो वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के तौर पर यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है। फिर जिसके बाद न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होती है, जिसमें यूरेनियम के एटम्स स्प्लिट होते हैं, जिससे बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। वो जो हीट है वो रिएक्टर के अंदर मौजूद कूलेंट जो कि पानी होता है उसे बॉयल करती है, जिससे भाप बनती है, और फिर उस भाप को बड़े साइज के टरबाइंस को स्पिन कराने के लिए उसे डायरेक्ट किया जाता है। और वो टरबाइंस शिप्स के प्रोपेलर से कनेक्ट होती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर आगे को बढ़ता है और जिसे मेन टरबाइन कहते हैं। और वहीं कुछ भाप इलेक्ट्रिकल टरबाइन में जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ताकि शिप के बाकी के सिस्टम्स वर्क कर सकें। और फिर जब यह भाप अपना काम कर लेती है तो उसे वापस से ठंडा करके पानी में बदला जाता है, और वो पानी वापस से रिएक्टर में भेज दिया जाता है रीहीट होने के लिए। और फिर ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। और बाकी जिस तरह से हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के सभी कंपोनेंट के बारे में आपको बताया, तो इससे आपको एक बात और समझ में आई होगी, जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से होती है, और इसमें लो इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इमरजेंसी केसेस के लिए इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म्स का ध्यान बहुत रखा जाता है, और जबकि सेफ्टी के तौर पर इसमें कई अलग अलग तरह के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए अगर किसी युद्ध में दुश्मन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्सप्लोड करने में कामयाब हो जाए, तो क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही फटेगा या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं फटेगा। क्योंकि भले ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों में ही न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होती है, लेकिन फ़र्क यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड वे में होती है, और दूसरा इसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है तो वो लो इनरिच्ड यूरेनियम होता है, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में हाई इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है ताकि उसमें जो चेन रिएक्शन हो रही है वो कंट्रोल वे में धीरे धीरे हो, जबकि न्यूक्लियर वेपन्स में जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस होती है तो वो अनकंट्रोल तरीके से होती है, ताकि वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर अधिक से अधिक एनर्जी रिलीज कर दे। अब ये भी कह सकते हैं कि 20 किलोटन का न्यूक्लियर वेपन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 1000 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरे दिन ऑपरेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर के न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ब्रीच कर दें, तो उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज जरूर होगा, लेकिन उससे न्यूक्लियर वेपन की तरह एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि वो जो रिएक्टर है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया ही नहीं गया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह चेन रिएक्शन कर सके। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशन रिलीज होगा तो वो आसपास के वातावरण को दूषित जरूर कर देगा, फिर चाहे हवा हो या पानी हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर युद्ध के समय समुद्र में दुश्मन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्सप्लोड कर दे, तो उसके बाद कुछ इस तरह के विनाशकारी परिणाम होंगे। तो सबसे पहले दुश्मन के वेपन से जो इनिशियल एक्सप्लोजन होगा, तो उससे एक मैसिव शॉकवेव बनेगी जो कि शिप पर मौजूद अन्य इक्विपमेंट और क्रू मेंबर्स को बहुत बुरी तरह से डैमेज करेगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर शिप पर म्यूनिशंस है, फ्यूल है, एयरक्राफ्ट है, तो उनमें भी आग लगेगी, उनमें एक्सप्लोजन अलग से होंगे। ऑब्वियसली अगर क्रू मेंबर्स ब्लास्ट रेडियस के अंदर आते हैं तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टीज होंगी। कि वैसे तो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो रिएक्टर्स होते हैं वो हाईली सिक्योर होते हैं और उनको अच्छी तरह से शील्ड करके रखा गया होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर किसी केस में न्यूक्लियर रिएक्टर ब्रीच हो जाए, तो उसके ब्रीच होने से भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज होगा जो कि समुद्र में जाएगा, आसपास के वातावरण में फैलेगा, जिससे मरीन लाइफ और आसपास का इकोसिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा।
अगर रेडिएशन हवा में फैल चुका है तो हवा की डायरेक्शन की वजह से वो आसपास के कोस्टल एरियाज तक फैलेगा, जिससे वहाँ पे मौजूद आसपास की पॉपुलेशन के लिए हेल्थ रिस्क क्रिएट हो जाएंगे। अगर कूलेंट पूरी तरह से लीक हो चुका है तो रिएक्टर कोर के अंदर जनरेट होने वाली हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, जिससे पूरी कोर ओवरहीट हो जाएगी। और अगर रिएक्टर कोर ओवरहीट हो गई और वो ठंडी नहीं हो पा रही है तो फिर यहाँ से खतरा बनेगा मेल्ट डाउन का। और न्यूक्लियर मेल्ट डाउन एक ऐसी खतरनाक स्थिति हुई जिसमें फ्यूल रॉड्स बहुत गर्म हो जाती हैं, फिर वो पिघलना शुरू कर देती हैं। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि फ्यूल रॉड्स यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम की होती हैं, तो अगर वो पिघल के बाहर आ रही हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत सारा रेडिएशन रिलीज करेंगी। लेकिन हाँ, अगर स्थिति कुछ ऐसी है कि रिएक्टर से केवल कूलेंट ही लीक हुआ है, बाकी सब चीज़ें सही हैं, तो ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा है, जैसे कि बैकअप कूलेंट सिस्टम, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर और इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर्स, तो वो इस ओवर हीटिंग वाले इशू को प्रिवेंट करेगा, जिससे न्यूक्लियर मेल्टडाउन नहीं होगा और बाकी रिएक्टर सेफ हो जाएगा। लेकिन इन सब में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनेगी जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन के जैसे एक्सप्लोजन हो जाए, और इसके भी विनाशकारी परिणाम जरूर होंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह तेजी से नहीं होंगे बल्कि धीरे धीरे फैलेंगे। डिपेंड करता है कि हवा कितनी तेज चल रही है और ये रेडिएशन कितना फैला है। और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में अगर कोई एक्सप्लोजन होगा तो वो उसके द्वारा कैरी किए जाने वाले कन्वेंशनल वेपन्स, फ्यूल या फिर ऐसी अन्य चीज़ों से होगा, लेकिन उसका जो ब्लास्ट रेडियस होगा वो न्यूक्लियर वेपन की तुलना में बहुत कम होगा। और वहीं मान लीजिए अगर केस ऐसा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को सीधे न्यूक्लियर मिसाइल से हिट किया गया, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लास्ट रेडियस जो बनेगा तो वो उतना ही बनेगा जितना कि वो न्यूक्लियर वेपन कैपेबल है। उसके ब्लास्ट रेडियस में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अपना कोई योगदान नहीं देगा। हाँ, जो रेडिएशन की मात्रा है वो जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है तो वो तो हर केस में होगा, चाहे आप कन्वेंशनल वेपन से हमला करें या किसी न्यूक्लियर वेपन से। और ये भी एक बहुत गंभीर सिचुएशन है, जो भले ही न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह इमीडिएट डेथ का कारण ना बने, लेकिन लंबे समय के लिए इसके जो विनाशकारी परिणाम होंगे, खास तौर पर जो उसके आसपास मौजूद है उनके लिए, तो वो बेहद ही ज़्यादा हानिकारक होंगे। बाकी 3 चीज़ें हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग बनाती हैं। CPM, C का मतलब कंट्रोल, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स में अनकंट्रोल्ड। P यानी कि पर्पस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पावर जनरेशन के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है, जबकि न्यूक्लियर वेपन्स को केवल डिस्ट्रक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और M मटेरियल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लो इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, वहीं न्यूक्लियर वेपन्स में हाईली इनरिच्ड यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का इस्तेमाल होता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का रेडिएशन लेवल न्यूक्लियर वेपन्स की तुलना में कम है। और दोनों ही भले न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन दोनों का पर्पस, डिज़ाइन और आउटकम अलग अलग है। और एक्चुअल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाया ही इसलिए गया था ताकि न्यूक्लियर वेपन्स की जो कमाल की पावर है उसको हम कंट्रोल करके अपने इस्तेमाल में ला सकें। और ये सब पॉसिबल हो पाया नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट एनरिको फर्मी की वजह से, जिन्होंने दिसंबर 1942 में दुनिया का सबसे पहला सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था। और एनरिको फर्मी ही दुनिया के पहले आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर के क्रिएटर हैं, और ये भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट थे, वही प्रोजेक्ट जिसमें ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार किया, और वही न्यूक्लियर बॉम्ब जिसकी तबाही वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया ने जापान में देखी। बाकी हाँ, रियल कॉम्बैट सिचुएशन में एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना इतना आसान नहीं होता है, खास करके अगर बात करें आज के समय के एडवांस टेक्नोलॉजी और अन्य डिफेंस सिस्टम्स को ध्यान में रखकर। और अगर आज के सिनेरियो में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोना है तो उसके लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगेगा, यानी कि आप डुबा तो सकते हो लेकिन आसानी से नहीं। हाँ, एक बार के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर डायरेक्टली न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो उससे निश्चित रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर डूब सकता है, लेकिन फिर ऐसा करने से न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ जाएगा। और आज के समय में हर एक देश न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी चीन जैसे देशों ने DF-21D जैसी मिसाइल्स को बनाया है जिनको वो कैरियर किलर कहते हैं। और इसके अलावा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स आजकल डेवलप हो रही हैं, तो वो निश्चित रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़ी शिप्स के लिए भी एक बड़े खतरे की तरह है। बाकी इतिहास में आज तक कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने वाली घटना नहीं हुई है। और अभी वर्तमान समय में जितने भी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो सभी एक्टिव हैं, लेकिन हाँ, किसी वेसल के न्यूक्लियर रिएक्टर से कूलेंट के लीक होने वाली घटना जरूर हुई है, जो हुई थी सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के साथ, जब 24 मई 1968 में बैरेंट्स सी में एक ट्रायल एक्सरसाइज के दौरान सबमरीन के एक पोर्ट साइड रिएक्टर में कुछ इमरजेंसी हुई थी, और जिसमें न्यूक्लियर शटडाउन मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर रहा था, और जिस वजह से गामा एक्टिविटी एबनॉर्मल लेवल्स तक बढ़ गई थी, और इसके बाद सभी कंपार्टमेंट्स में रेडियो एक्टिव गैसेस फैलना शुरू हो गई थी। और इस दुर्घटना में कोई विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि सबमरीन के कंपार्टमेंट्स में रेडिएशन फैल गया, और जिससे 5 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। और इस सबमरीन का नाम था K-27, और फिर 1982 में इस K-27 को पानी में डुबो दिया गया था। इसी तरह से सोवियट्स की एक और न्यूक्लियर सबमरीन थी जिसका नाम था K-278, तो इसे भी अप्रैल 1989 में इसके रिएक्टर कंपार्टमेंट में आग लगने के बाद इसे नॉर्वेजियन सी में डुबोना पड़ा था। और कहते हैं कि नॉर्वेजियन सी में जो इस K-278 सबमरीन का मलबा पड़ा हुआ है, तो वो अभी भी 2 एक्टिव न्यूक्लियर टॉर्पेडो से इक्विप्ड है। और 1994 में घटना भी हुई थी जब इस सबमरीन के न्यूक्लियर आर्म्ड टॉर्पेडो से प्लूटोनियम लीकेज को डिटेक्ट किया गया था।
फिर जिसके बाद डाइवर्स को रेडिएशन प्रूफ सीलेंट्स के साथ इसके हल कंपार्टमेंट को फिक्स करने के लिए भेजा गया था। और तब से ही हर साल रेडिएशन एजेंसी और मरीन एनवायरमेंटल एजेंसी से जो नॉर्वेजियन अथॉरिटीज हैं वो इस K278 सबमरीन के मलबे के आसपास से पानी और जमीन के सैंपल्स लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं रेडिएशन तो लीक नहीं हो रहा है। बाकी इन सभी सिनेरियो से आपको समझ में आया होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स या सबमरीन्स या किसी अन्य वैसल में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अगर किसी तरह का कोई फेलियर होता है तो उससे न्यूक्लियर वेपन की तरह एक्सप्लोजन नहीं होता है। हाँ, इससे नुकसान जरूर होगा, लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लीकेज से होगा। और अगर किसी भी सिनेरियो में कोई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर या न्यूक्लियर सबमरीन डूबती है तो फिर हर एक देश उसके मलबे को समुद्र की गहराइयों में ही रखता है ताकि कोई भी रेडिएशन बाहर को ना आए। लेकिन हाँ, उससे आसपास की जो मरीन लाइफ होती है वो जरूर खतरे में पड़ जाती है। लेकिन पानी न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे वो फिशन रिएक्शन से रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके रिएक्टर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है। और इसी कारण की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आमतौर पर कूलेंट के तौर पर पानी ही इस्तेमाल होता है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।